सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पोएट एंड पैनकेक्स के बारे में। ये अशोका मित्रन जी की जो ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि आत्मकथा जो है, उन्होंने अपने जीवन के बारे में जो बताया है उसमें से ली गई है। और बेसिकली यहाँ पर अशोका मित्रन जी जो कि एक जेमिनी स्टूडियो के अंदर काम करते हैं, वहां के पूरे माहौल को बताएंगे कि भैया मूवीज कैसे रिकॉर्ड होती थी, कैसे मूवीज की शूटिंग होती थी। और एक जो सबसे प्रमुख यहाँ पर पात्र रहेगा वो रहेगा कोडामंगलम सुब्बू, जिसके बारे में वो विस्तार से हमें बताएंगे कि भाई उसका नेचर कैसा था, उसकी प्रकृति कैसी थी, कैसे वो बात करता था, कैसे वो काम करता था, या डायरेक्टर्स वगैरह जो थे उनके कितना करीब था। तो इन सारी की सारी चीज़ों का विवरण हमें देखने को मिलने वाला है। तो कोशिश करेंगे कि अशोका मित्रन जी जहां जहां जाएंगे, जो जो देखेंगे, जो जो अनुभव करेंगे, हम उनके साथ खड़े रहे, ताकि वही चीजें हम भी देख पाएं और अनुभव कर पाएं, ताकि हमें चैप्टर याद ना करना पड़े या इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल में याद ना करना पड़े, पॉइंट्स ना बनाना पड़े। ठीक है, तो चलिए अशोका मित्रन जी के साथ देखते हैं वो हमें क्या कुछ दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में मिलता है पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटीरियल दैट जेमिनी स्टूडियो ब्रॉट इन ट्रक लोड्स। यानी कि पैनकेक्स का मतलब हो गया कि पैनकेक नाम की एक कंपनी थी, एक ब्रांड था। जैसे बहुत सारे ब्रांड आते हैं अभी कॉस्मेटिक आइटम्स के, है ना, लड़कियां बहुत अच्छे से समझ पाएंगी, अलग अलग है। वॉज द ब्रांड, वह एक ब्रांड था जो कि मेकअप का सामान बनाता था, मटेरियल बनाता था। वह सामान जो जेमिनी स्टूडियो खरीदता था, ट्रक लोड मतलब भारी भरकम, कहते हो ना, ट्रक भर भर के खरीदता था। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। ग्रेटा गार्बो जो है उन्होंने इसका इस्तेमाल जरूर किया होगा। मिस गौहर जो है मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गौहर ने भी इनका इस्तेमाल किया होगा। ये उस समय की प्रसिद्ध अभिनेत्रियां हैं जो कि साउथ इंडिया के अंदर काम करती थी। वैजंती माला, इनका नाम हम लोगों ने सुना है, मस्ट हैव यूज्ड इट। बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव एवर हर्ड ऑफ इट। लेकिन रति अग्निहोत्री जो है उन्होंने शायद इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। तो ग्रेटा गैब्रो है, गौहर है, या वैजंती माला जो है, उन्होंने इसका इस्तेमाल जरूर किया होगा। इस ब्रांड का जो मेकअप मटेरियल आता है उसका इस्तेमाल। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वॉज इन द अपस्टेयर ऑफ अ बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल। तो मेकअप डिपार्टमेंट जो है, जहां पर सौंदर्य प्रसाधन का काम किया जाता है, लड़कियों को सजाने इत्यादि का काम किया जाता है, लड़कियां हो लड़के हो, कोई भी अभिनेता या अभिनेत्री हो, डिपार्टमेंट जो है जेमिनी स्टूडियो के अंदर, वो सीढ़ियों की पहली मंजिल पर था, एक बिल्डिंग के अंदर, जिसके बारे में माना जाता है, विश्वास करते हैं लोग कि एक समय रॉबर्ट क्लाइव जो है उनका अस्तबल हुआ करता था। अस्तबल वो जगह होती है जहां घोड़ों को बांधा जाता है। अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस। और एक दर्जन भर, लगभग 12 से ज्यादा बिल्डिंग्स है इस शहर में, जिन्हें माना जाता है कि वह रॉबर्ट क्लाइव का रेसिडेंट था। रेसिडेंस का मतलब होता है निवास स्थान, यानी कि बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि रॉबर्ट क्लाइव यहां पर रहा करते थे। और जिस जगह पर जेमिनी स्टूडियो है उसे माना जाता है कि भैया यहां पर रॉबर्ट जो क्लाइव है उनके घोड़े बंधा करते थे। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास। और उनका जो संक्षिप्त या छोटा सा जो जीवन रहा है, और भी ज्यादा छोटा या संक्षिप्त उनका जो स्टे रहा है, यानी कि बहुत कम समय के लिए वो वहां रुके हैं या ठहरे हैं मद्रास के अंदर। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। तो रॉबर्ट क्लाइव, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने बहुत सारी चीजों को यहां पर प्रभावित किया है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी असंभव युद्ध या लड़ाइयां लड़ी है रिमोट, यानी कि दूरस्थ जो ग्रामीण इलाके होते हैं वैसे कोने भारत के। एंड मैरिंग अ मेडन इन सेंट मैरीज चर्च। और एक लड़की से शादी की सेंट मैरीज चर्च के अंदर। इन फोर्ट, जो कि किले में है, सेंट जॉर्ज, जो सेंट जॉर्ज किले में है मद्रास के अंदर। तो सेंट जॉर्ज नाम का किला है, उसके अंदर एक चर्च है जिसका नाम है सेंट मैरीज चर्च, जो कि मद्रास में स्थित है। वहां पर उन्होंने शादी की थी। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून। और यहां पर मेकअप रूम जो है उसका लुक, यानी वो दिखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बाल काटने की दुकान हो, यानी कि सैलून हो। ठीक है, विथ लाइट्स एट ऑल एंगल्स, जहां पर सभी दिशा या सभी कोनों से लाइट लगाई गई है।
अराउंड हाफ अ दर्जन लार्ज मिरर, और लगभग आधा दर्जन, आधा दर्जन का मतलब हो गया 6 के बराबर, 6 के लगभग बड़े बड़े वहां पर कांच लगे हुए हैं। दे वर ऑल इनकेसिडेंट लाइट्स, यानी कि वहां पर लाइट्स लगाई गई हैं जो बहुत तेज प्रकाश डालती हैं। सो यू कैन इमेजिन द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी आग जैसी गर्मी उन्हें लगती होगी, मिजरी यानी कठिनाई या परेशानी उन्हें महसूस करनी पड़ती होगी। दोज सब्जेक्टेड, सब्जेक्टेड का मतलब है जिनका मेकअप किया जाना है, सब्जेक्ट टू मेकअप का मतलब है जिनका मेकअप होना है, उनके लिए कितनी बुरी स्थिति या कितनी दयनीय स्थिति रहती होगी। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट। और मेकअप डिपार्टमेंट जो है, यानी कि जहां पर मेकअप किया जाता है, वो जो पूरा का पूरा विभाग है, उसका हेड थे, उसके पहले मुखिया थे जो कि एक बंगाली व्यक्ति थे, जो कि बाद में बहुत ही बड़े हो गए थे, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गए थे फॉर स्टूडियो के भाई ऐसे छोटे मोटे स्टूडियो में मैं काम नहीं करता, अपन बड़े आदमी, अपने को चाहिए बड़ा स्टूडियो, बड़ा बैनर, ये छोटे मोटे स्टूडियो में अपना कुछ ना होना। और उन्होंने वहां से अपना पद छोड़कर वे चले गए। He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by a Dharwar Kannadiga, an Andhra, a Madras, Indian Christian, Anglo-Burmese and the usual local Tamils। तो उसके बाद में यानी सक्सीडेड यानी उनके उत्तराधिकार के तौर पे कौन आया, मतलब ये बंगाली व्यक्ति जो पहले सबका साजो श्रृंगार करते थे, मेकअप करते थे, ये वहां से जॉब छोड़कर चले गए, उन्होंने स्टूडियो छोड़ दिया। उनकी जगह एक दूसरा व्यक्ति जो उनके स्थान पर आया वह एक महाराष्ट्रियन था, यानी महाराष्ट्र का रहने वाला निवासी था। एंड और उसको सहयोग किस किस से प्राप्त हुआ, ही वॉज असिस्टेड, यानी कि उसे असिस्ट किया गया, उसका सहयोग किया गया, उसके साथ साथी बनकर या हेल्पर बनकर रहा गया। किन किन के द्वारा, एक धारवाड़ कैनेडिका थे, एक आंध्रा के थे, एक मद्रास के थे, इंडियन क्रिश्चियन थे, एक एंग्लो बर्मीज थे, और यूजुअल सामान्य जो लोकल तमिल्स थे वो भी वहां पर उनका सहयोग करते थे। किस काम के लिए, तो साजो श्रृंगार के लिए, किसी का मेकअप करने के लिए। ऑल दिस शोज दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। और ये सारी की सारी चीजें दिखाती है कि वहां पर बहुत बड़ा राष्ट्रीय एकता देखने को मिलती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही एरिया के लोग हैं जो वहां पर साजो श्रृंगार का काम कर रहे हैं, भारत के अलग अलग कोनों से, अलग अलग राज्यों से लोग वहां आए हुए थे और वे सारे के सारे सहयोगी के रूप में वहां काम करते थे। लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन बिगन ब्रॉडकास्टिंग। तो AIR है ऑल इंडिया रेडियो, और ये मैं कब की बात कर रहा हूं, ये उससे बहुत पहले की बात है जब ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन, जो टीवी पर पहले एकमात्र चैनल आता था दूरदर्शन, उसने ब्रॉडकास्टिंग मतलब अपने प्रोग्राम्स, अपने कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। उससे पहले की बात है ऑन इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय एकता के बारे में जब लोगों ने सुना भी नहीं था, जब लोग जानते भी नहीं थे ज्यादा, उस समय भी जेमिनी स्टूडियो के अंदर आपको राष्ट्रीय एकता देखने को मिलती थी, क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों के लोग वहां साथ मिलकर काम किया करते थे। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions। तो ये जो गैंग था, ये पूरा का पूरा दल जो था, ये नेशनली इंटीग्रेटेड लोगों का, यानी कि राष्ट्रीय तौर पर या राष्ट्रीय स्तर पर एकत्रित हुए लोगों का मेकअप मैन, यानी कि जो मेकअप करने वाले लोग थे, कुड टर्न एनी डिसेंट, यानी कि वे बदल सकते थे, परिवर्तित कर सकते थे किसी भी डिसेंट, अच्छा बढ़िया साफ सुथरा दिखने वाला जो व्यक्ति है, ऐसे लुकिंग पर्सन को एक हिडियस यानी कि बहुत ही गंदा सा, भद्दा सा, गहरे लाल रंग का बना देते थे, उसे यूड रंग करके एक मॉन्स्टर यानी कि प्रेत, दैत्य, राक्षस की तरह बना देते थे, विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक, यानी पैनकेक कंपनी के जो ट्रक भर के, यानी बहुत बड़ी तादाद में उसके ऊपर मेकअप थोप देते थे, और थोप करके उसे मतलब अच्छा या बढ़िया दिखने वाला आदमी भी प्रेत जैसा दिखने लगता था। एंड अ नंबर ऑफ अदर, और बहुत बड़ी तादाद में दूसरे जो लोकली मतलब हमारे लोकल मार्केट के अंदर जो पोशंस यानी कि क्रीम्स और लोशन बनाए जाते हैं, ठीक है,
तो क्रीम इत्यादि जो है वो लगा करके उसे मतलब एक सुंदर आदमी को भी भद्दा आदमी बनाने का काम कर सकते थे। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग। वो ये मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं, ये उस समय की बात है जब ज्यादातर इंडोर शूटिंग हुआ करती थी, यानी कि स्टूडियो के अंदर ही सारे सेटअप बना करके और फिल्म शूट की जाती थी। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शूट आउटडोर्स। और पूरी फिल्म में से केवल 5% फिल्म जो है वही शूटिंग बाहर की जाती थी, यानी कि स्टूडियो के बाहर ये शूटिंग होती थी। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। और मुझे ऐसा लगता है कि सेट और स्टूडियो लाइट जो है उसमें आवश्यकता होती थी लड़कियों की और लड़कों की, ताकि बाकी के जो लोग हैं एक्टर इत्यादि जो है उन्हें भद्दा या गंदा या अगली या बदसूरत दिखाया जा सके, ताकि उन्हें दर्शनीय मतलब उनको प्रेजेंट करने लायक बनाया जा सके कि भाई मूवी में उन्हें दिखाया जा सकता है। आप सोचो कि मूवी का एक हीरो खड़ा है, वो तो लग रहा है कम सुंदर, और उसके पास में एक पीछे से कोई आदमी गुजर रहा है जो केवल एक पेडिस्ट्रियन है, केवल एक पदयात्री है, जो बस केवल उसका काम ये है कि हीरो के पीछे से ऐसे निकलना है, वो ज्यादा सुंदर लग रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए लोगों को जानबूझकर क्या किया जाता था, थोड़ा सा बुरा बनाया जाता था, कम सुंदर बनाया जाता था। A strict hierarchy was maintained in the makeup department। एक कठोरता से एक पदानुक्रम का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऊंचे पद से नीचे पद की ओर, इसको पदानुक्रम कहा जाता है, या निचले पद से ऊपर के पद की ओर, इसको हायरार्की कहा जाता है या पदानुक्रम कहा जाता है। इसको मेंटेन किया जाता था व्यवस्थित, मतलब अगर आप असिस्टेंट हो तो आपका अगर सीनियर आएगा तो आप खड़े हो जाओगे, अरे सर आए, अरे सर प्लीज बैठिए सर, प्लीज मैं चाय लिया हूं सर, पानी लिया हूं सर। तो वो सारी की सारी जो होती है ये हायरार्की बेस्ड आप कह सकते हैं कि व्यवहार होता है, इसे मेंटेन किया जाता था। मतलब ऐसा नहीं है कि यार आप भी एम्प्लॉय हो मैं भी एम्प्लॉय हूं, आपका जिस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ आपका हुआ, जिस पे मेरा हुआ, तो अपन दोनों एक दूसरे से ऊपर नीचे कैसे हुए, कोई किसी के ऊपर कोई किसी के नीचे नहीं है। मुझे कंपनी ने कुछ काम बता रखा है, आपकी जिम्मेदारी है मुझसे वो काम करवाना, आप मुझे काम बताओगे मैं काम करके दूंगा, काहे का पदानुक्रम, है ना, वो चीज नहीं होनी चाहिए। होती है बहुत सारी जगह पर होती है। वॉज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट, इसे बनाए रखा जाता था उस मेकअप डिपार्टमेंट में। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अगली। जो सबसे प्रमुख मेकअप करने वाले व्यक्ति होते थे, यानी मेकअप आर्टिस्ट बोला जाता है उन्हें, वे जो आर्टिस्ट होते थे वे सबसे प्रमुख जो एक्टर और एक्ट्रेसेस होते थे, अभिनेता और अभिनेत्री होते थे, उन्हें बदसूरत बनाते थे। हिज सीनियर असिस्टेंट, और उसके जस्ट बाद वाला जो असिस्टेंट होता था लेकिन सीनियर असिस्टेंट होता था, वह सेकंड हीरो और हीरोइन को भद्दा बनाता था, अगली बनाता था। द जूनियर असिस्टेंट इन द मेन कॉमेडियन, और जूनियर असिस्टेंट जो होता था वो सबसे मुख्य कॉमेडियन, जो भी हंसी मजाक करने के लिए, हंसाने के लिए आता है लोगों को, जैसे कि जॉनी लीवर बहुत मूवीज में आते हैं, कादर खान आते हैं, राजपाल यादव आते हैं, तो ये सारे के सारे कॉमेडियंस हैं, है ना, जो आपको हंसा सकते हैं, आपको एक अच्छा ह्यूमर देते हैं आपको मूवी के अंदर, एंड सो फोर्थ। और इसी तरीके से मतलब अगर आप यहां हो हायरार्की में तो जो हीरो हीरोइन है आप उसको आप मेकअप करोगे, फिर हायरार्की नीचे हुई तो कम इंपॉर्टेंट हीरो हीरोइन, फिर और नीचे हुई तो फिर और कम नीचे आ गए कॉमेडियन पे, और नीचे हुई तो फिर और नीचे वाले दूसरे जो पात्र हैं उनको सजाने का काम किया जाता था। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, पूरा चैप्टर में से 80% चैप्टर इसी वर्ड के आसपास घूमेगा, ठीक है। प्लेयर्स जो कि क्राउड का यानी भीड़ का रोल निभाते थे, उनका मेकअप करने की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑफिस बॉय पर होती थी। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। अब ऑफिस बॉय कौन होता है, जिसको हम कहते हैं कि किसी भी संस्था के अंदर जो चाय लाके पिला दे, भाई पानी लाके पिला दे, या कुछ फैल गया इसको साफ कर दे, तो उस तरीके से ऑफिस बॉय को इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ऑफिस बॉय जेमिनी स्टूडियो के अंदर एक मेकअप डिपार्टमेंट में भी अलग से एक ऑफिस बॉय हुआ करता था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, और ऐसे दिनों में जब भीड़ के साथ में शूटिंग करनी होती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जायंट वेसल एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स। तो आप देख सकते थे बड़ा सा बर्तन लेकर के उसमें सारे लोशन पोशन मिला के और पेंट ब्रश से ऐसे उसको घुमा के और आते, हाँ भाई आ जाओ लाइन लगा के, थर्ड 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 थर्ड, आओ चलो अगला है, पुताई चलो पुताई चल रही है, लगातार पेंटिंग चलती रहती थी। तो वह मिक्स करता था अपने पेंट को एक बड़े से जायंट यानी विशाल वेसल यानी बर्तन में,
स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और उसे थोपता रहता था, लगाता रहता था जो भीड़ का रोल प्ले करने वाले लोग होते थे उनपे। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस टू अप्लाई मेकअप। और आइडिया ये था कि भैया उनके चेहरे पर जितने भी रोम छिद्र होते हैं ना, छोटे छोटे छेद होते हैं हमारे फेस पे, उन्हें भरा जा सके सरफेस पे और उनके चेहरे को पूरा ढका जा सके ताकि उस पर मेकअप लगाया जा सके। ठीक है, ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय, यानी कि वह पूरी तरीके से उसको ऑफिस बॉय कहते तो है लेकिन वो कोई बॉय नहीं है, वो कोई लड़का नहीं है। ही इज एग्जैक्टली नॉट अ बॉय, ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, अपने अर्ली 40s के अंदर है, 40वें दशक के शुरुआती समय में है। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स अगो, जिसने स्टूडियो के अंदर शायद कई सालों पहले प्रवेश किया होगा, इन द होप, इस आशा में, ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर, कि बहुत ही शानदार नेता बनेगा, शानदार अभिनेता बनेगा, सॉरी एक्टर बनेगा, और टॉप स्क्रीन राइटर या फिर पटकथा लेखक बनेगा, जो कि मतलब बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखेगा जिस पर मूवीज बनाई जाएगी, डायरेक्टर बनेगा, कोई निर्देशक बन जाएगा, या फिर लिरिक्स राइटर बनेगा, कोई गीत लेखक बनेगा। तो हर आदमी जो वहां पर काम कर रहा है ऑलमोस्ट, वो वहां पर हीरो बनने की अभिलाषा से ही आता है कि भैया मैं एक बहुत ही शानदार या लाजवाब किस्म का हीरो बनूंगा, लेकिन अंत में जब उसको काम नहीं मिलता तो वो कुछ और काम करना शुरू कर देता है। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट, वह थोड़ा बहुत एक कवि भी था। इन दोज डेज आई वर्कड इन क्यूबिकल, यानी कि मैं एक छोटे से कमरे के अंदर, छोटी सी कोठरी के अंदर मैं काम करता था। टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, जिसकी दो तरफ फ्रेंच विंडोज यानी बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी हुई थी। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, मुझे, अपन तो खिड़कियां ही बोलते, कैसी खिड़की हो, सब खिड़की खिड़की है, मुझे उस समय नहीं पता था कि उसे फ्रेंच विंडोज कहा जाता है। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे इन एंड डे आउट, और मैं दिखाई देता था उस छोटे से कमरे में अपनी डेस्क पर बैठा हुआ, जो कि दिन भर क्या करता था, न्यूज़पेपर की कटिंग्स काटता रहता था, न्यूज़पेपर फाड़ फाड़ करके रखता रहता था, डे इन डे आउट, मतलब सुबह शुरुआत होने से दिन के समाप्त होने तक, यानी कि पूरे दिन मेरा एक ही काम था, न्यूज़पेपर में से हेड कटिंग्स और जो भी मुख्य समाचार होते थे या ऐसी कोई घटना या कहानी जिस पर आगे कभी कोई कविता लिखी जा सकती है या कभी कोई कहानी लिखी जा सकती है, वो काम करता था। मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, सभी लोगों का ये मानना था, सभी लोग ये सोचते थे कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मतलब ये क्या करता है, कुछ नहीं, दिन भर बैठा रहता है, वेल्ला है, फालतू बैठा रहता है। इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, और ऐसा भी कई बार लगता था कि हमारे जो बॉस थे, हमारे जो मालिक थे, वो भी ऐसा ही सोचते थे, मतलब उनको भी मेरे बारे में यही लगता था कि भाई मैं कुछ भी नहीं करता हूं दिन भर। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. ठीक है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी जो ये महसूस करता था कि मुझे कुछ काम दिया जाए, मतलब सबको लगता था कि मैं तो फालतू ही बैठा रहता हूँ, तो हर इंसान को यही लगेगा कि अरे यार इसको ये काम करना है, कौन करेगा, अरे यार वो बैठा है, अशोका मित्रन बैठा है, उसको दे दो, वो कर देगा, फालतू ही तो बैठा रहता है दिन भर वहां पे। तो वह सीधा बेधड़क धड़ाम से मेरे क्यूबिकल के अंदर, मेरे उस छोटे से कमरे कोठरी में प्रवेश करता और मुझे एक लंबा चौड़ा एक्सटेंडेड यानी कि बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर यानी भाषण देना शुरू कर देता। वह लड़का जो कि मेकअप डिपार्टमेंट में है, उसने डिसाइड किया था आई शुड बी एनलाइटेंड, कि भाई मुझे वह कुछ ना कुछ ज्ञान देगा। ठीक है, कि वह लड़का ऑफिस बॉय जो है, जो अपनी मिड 40s के अंदर है, उसको लगता था कि यार इसको कुछ ज्ञान देने की आवश्यकता है कि कितना महान साहित्यिक टैलेंट यानी कि साहित्य की प्रतिभा वाला व्यक्ति, किसके लिए कह रहा है वो ऑफिस बॉय खुद के लिए कहता है कि देखो यार मैं कितना टैलेंटेड हूं, कितना मुझे लिटरेचर का नॉलेज है, और मेरे को उठा करके पटक रखा है इस मेकअप डिपार्टमेंट में, जो किन लोगों का काम है, वॉज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, जो कि अलाउ किया गया है अपने आप को व्यर्थ करने में, बर्बाद करने में, एक ऐसे डिपार्टमेंट में, मेकअप डिपार्टमेंट में जो फिट है, मतलब मेकअप डिपार्टमेंट में केवल वो लोग जाने चाहिए जो या तो बार्बर्स हैं, नाई है, या फिर पर्वर्ट्स हैं, धूर्त या कुमार्गी, मतलब गलत किस्म के, बुरे किस्म के लोग हैं। और देखो मेरे जैसे आदमी को वहां पटक रखा है जबरदस्ती टाइम वेस्ट करने के लिए। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम,
और जल्द ही मैं प्रार्थना करने लग जाता था उसका इतना बड़ा चौड़ा भाषण सुन के कि भगवान करे जल्दी से क्राउड शूटिंग आ जाए यार, मेरे को लोगों को पोतने का ही काम मिल जाए, इसकी बकवास ना सुननी पड़े। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है और रियल में ऐसे व्यक्ति एग्जिस्ट करते थे। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको उनकी फोटोज भी मिलेगी, आपको उनके बारे में और जानकारी मिलेगी अगर आप में उत्सुकता हो इस ऑफिस बॉय के बारे में ज्यादा जानने की। तो क्राउड शूटिंग जो है वो पूरे टाइम चलती रहती थी। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे उसके एपिक्स यानी महाकाव्य के द्वारा, यानी बड़ी बड़ी जो बातें हुआ लड़का यहां खड़ा होकर मेरे क्यूबिकल में करता है, उससे मुझे बचा सके। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जितने भी उदाहरण हैं निराशा के, कुंठा के और परेशान होने के, फ्रस्ट्रेशन होने के, चिड़चिड़ा होने के, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और कोवर्टली एंड, और आप पा सकते हैं कि अगर कोई भी चिड़चिड़ाहट होगी तो सीधा एक ही निशाने पर कौन व्यक्ति होता था, एक ही व्यक्ति होता था, खुल करके या फिर गुप्त रूप से। और दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वोज, इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू कोठामंगलम सुब्बू। तो यहां पर ये जो व्यक्ति है, ये जो अशोका मित्रन जी हैं, वो कहते हैं कि भैया कुछ भी हो, मेरे में गुस्सा आए, कोई मेरे को निराश करे, कोई परेशान करे, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, एकमात्र व्यक्ति है उस सबके पीछे। वो व्यक्ति कौन है? वह यही व्यक्ति है जो मेकअप डिपार्टमेंट में काम करता है और कन्विंस्ड हो जाता है कि सारे के सारे, अशोका मित्रन जी कहते हैं, मेरे सारे दुखों का कारण, अपयश का कारण और उपेक्षा का कारण केवल एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है कोठामंगलम सुब्बू। तो कोठामंगलम सुब्बू जो है हमारे ऑफिस बॉय हैं। मैंने जब ऑफिस बॉय वर्ड आया था मैंने कहा था ध्यान से रखना, इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो कोठामंगलम सुब्बू को ही वह अपने सारी समस्याओं का जड़ मानता था कि मेरी जितने दुख दर्द पीड़ाएं हैं उन सब का कारण केवल सुब्बू है। सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। सुब्बू जो है पूरे जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर आता था। He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. और वह उतनी ज्यादा उत्साहवर्धक ओपनिंग नहीं कर पाया फिल्मों में जैसे कि हमारे साथ बड़े हुए मेकअप बॉयज ने की थी, यानी कि उसकी स्टार्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स। उसके विपरीत ही उसने शायद तक और ज्यादा अनिश्चित या फिर मुश्किल समय बिताया था। When he began his career, जब उसने अपने करियर की, अपने कार्यकाल की शुरुआत की, there were no firmly established film producing companies और studios। उस समय में उतनी फर्मली, उतनी दृढ़ता से या उतनी मजबूती से खड़ी हुई या शुरू हुई एस्टेब्लिश जो है फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज नहीं थी या स्टूडियोज नहीं थे। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, अगर हम पढ़ाई की भी बात करें, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, स्कूली विद्यालयी शिक्षा जिसको बोलते हैं, स्कूली शिक्षा या विद्यालयी शिक्षा, अगर फॉर्मल एजुकेशन की हम बात करें, सुब्बू कुड नॉट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड ओवर आर बॉयज, यानी कि दूसरे और जो लड़के थे उससे ज्यादा महत्वपूर्ण या आगे नहीं था सुब्बू, यानी सुब्बू उतना ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। बाय वर्च्यू ऑफ, इस कारण से, बीइंग ब्रॉर्न अ ब्राह्मण फैमिली, यानी सौभाग्य से बस उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, अ वर्च्यू जो कि एक सौभाग्य ही था। इंडीड, वास्तविकता में, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल, इसीलिए उसे ज्यादा से ज्यादा जो प्रभावशाली समृद्ध लोग थे या समृद्ध जो सिचुएशंस थी या लोग थे वह उसे मिले, यानी कि उसके सामने, क्योंकि वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्म उसका हुआ था, इसलिए बहुत सारे प्रभावशाली लोगों से उसका मिलना हुआ और परिस्थितियां उसके जीवन में उसके लिए सकारात्मक होती चली गई। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल ऑल टाइम्स, उसमें एक विशेष क्षमता थी, एक विशेष योग्यता थी कि वह हमेशा बहुत ही प्रसन्न और बहुत ही खुश दिखाई देता था। इवन आफ्टर हैविंग अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म, भले ही उसने एक हैंड होने का मतलब है भले ही उसने किसी फ्लॉप फिल्म में या असफल फिल्म में भी भाग लिया हो, तब भी वह हमेशा खुश रहता था, मतलब हमेशा खुश रहने वाला आदमी, हमेशा मस्त रहने वाला आदमी था। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, उसके पास हमेशा काम होता था किसी ना किसी के लिए, मतलब कोई भी उसके सामने पड़ जाए उसे कुछ ना कुछ काम बता देता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वह स्वयं से अपना काम कभी नहीं कर सकता था।
बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई, लेकिन उसकी जो समझदारी थी, मतलब सेंस ऑफ लॉयल्टी जो थी, वफादारी का जो भाव था उसके अंदर, उसकी वजह से उसे पहचान मिली थी हिमसेल्फ विथ हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज। तो यहां पर जो भी उसमें था वो एक ही मात्र चीज थी, वफादारी थी, और अपने आप को वह कैसे रखता था कि हमेशा सिद्धांतों के साथ, प्रिंसिपल के साथ मतलब हमेशा सिद्धांत के साथ रहता था, सिद्धांतवादी इंसान था, अपने सिद्धांतों पर अपना जीवन जीता था कंप्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी। और इसी की वजह से जितनी भी उसमें रचनात्मकता थी, नई नई चीजों की रचना करने की जो योग्यता थी, टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, ये उसके सिद्धांतों का ही लाभ था, उसके सिद्धांतों का ही फल था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म, वह पूरी तरीके से, टेलर मेड का मतलब होता है उपयुक्त, रेडी टू यूज, जिसका आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिल्मों के लिए वह हमेशा से एक रेडी टू यूज या टेलर मेड साबित हुआ, सिद्ध हुआ। हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, तो कोई भी एक ऐसा आदमी हो सकता है, अगर उसे प्रेरित किया जाए, जब उसे कमांड देकर के प्रेरित किया जाए तब वह प्रेरित हो जाएगा। मतलब आप आदेश देकर के, किसी को ऑर्डर देकर के अगर आप प्रेरित करोगे तो प्रेरित हो जाएगा। द रैट फाइट्स द टाइग्रेस underwater and kills her about, takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the scene, the producer would say. अब यहां पर वह एक सिचुएशन देकर के कह रहा है कि एक प्रोड्यूसर यानी कि फिल्म का जो निर्माता होगा, वह अगर उसके सामने कहे कि मान लो कि मुझे एक ऐसा सीन शूट करना है, कैसा सीन शूट करना है कि जहां पर एक चूहा जो है वह युद्ध करता है, लड़ाई करता है एक शेरनी के साथ, टाइग्रेस के साथ, अंडर वाटर, पानी के अंदर, और उस टाइग्रेस को मार देता है, यानी कि एक चूहा एक टाइग्रेस को मार देता है, बट टेक्स पिटी, लेकिन जैसे ही वो मार के बाहर निकलता है तो उसे दया आ जाती है, किस पर? द कब्स, यानी चीते के जो बच्चे हैं उनको देख करके दया आ जाती है, एंड टेंड्स देम लविंगली, और प्यार के साथ उनका लालन पालन करना, पालन पोषण करना, देखभाल करना शुरू कर देता है। तो ये सीन है जो एक मूवी में आना है कि भैया एक चूहा है और एक शेरनी है, मतलब चीता है, लेडी टाइग्रेस है ना, और ये दोनों पानी के अंदर लड़े, चूहे ने लेडी टाइग्रेस को मार दिया। अब जैसे वो बाहर आता है, बाहर आकर के देखता है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को देखकर चूहे को दया आ जाती है, फिर वह उनकी देखभाल करना शुरू कर देता है। अब ये एक सीन है, इस सीन को कैसे दर्शाया जाए? आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, मुझे नहीं पता कि इस सीन को कैसे करें। प्रोड्यूसर अगर ऐसा कहता, सुबु वुड कम आउट विथ 4 ways ऑफ द रेड pouring affection on his victims offsprings। तो यहां पर सुबु जो है वह सुबु 4 आइडियाज के साथ सामने आता कि किस तरीके से चूहा जो है वह उंडेल रहा है अपना प्यार या स्नेह अपने विक्टिम यानी शिकार के बच्चों पर, यानी कि उन कब्स पर, यानी चीते के बच्चों पर कैसे वह अपना प्यार उंडेल रहा है, उसको बताने के 4 तरीके वो बता सकता था। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ, द प्रोड्यूसर वुड से। लेकिन प्रोड्यूसर फिर कहता कि यार ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं श्योर नहीं हूं कि इतना काफी रहेगा कि नहीं रहेगा। इन अ मिनट सुबु वुड कम आउट विथ 14 मोर अल्टरनेटिव्स, और 1 मिनट के अंदर अंदर सुबु जो है वो 14 और तरीके बता देता था, विकल्प बता देता था कि भैया आप ऐसे 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 और कर सकते हो। पहले 4 देगा और आप संतुष्ट नहीं होगे तो आपको 14 देगा, फिर संतुष्ट नहीं होगे तो 40 भी देगा। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो इजी विद अ मैन लाइक सुबु। फिल्म बनाना जो है निश्चित तौर पर बहुत आसान काम हो गया होगा, हो जाता होगा उन लोगों के लिए जो सुबु के आसपास रहते हैं, या सुबु जिन लोगों के अराउंड रहता है, आसपास रहता है, उनके लिए फिल्म बनाना निश्चित तौर पर आसान हो जाएगा। एंड इफ एवर देयर वॉज अ मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियोज ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, इट वॉज सुबु। और अगर हम कभी ये भी कहें कि एक आदमी जिसने सही डायरेक्शन दिया, निर्देश दिया और डेफिनेशन दी जेमिनी स्टूडियो की उसके गोल्डन ईयर्स के अंदर, यानी जब उसका स्वर्णिम दौर चल रहा था, जब जेमिनी स्टूडियो का शानदार समय चल रहा था, तो नेचुरली निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि वह व्यक्ति सुबु ही था। यानी जेमिनी स्टूडियो जब एक टाइम में फेमस भी हुआ तो उसके फेमस होने का कारण सुबु ही था और कोई नहीं था, ऐसा यहां पर बताया गया है। सुबु हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट, तो सुबु की एक अलग ही पहचान थी, एक अलग ही आइडेंटिटी थी एक पोएट के तौर पर, एक कवि के तौर पर। एंड दो
ही वॉज सर्टेनली केपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, और निश्चित ही, जबकि वह निश्चित ही केपेबल था, इस चीज के लिए समर्थ था, योग्य था कि वह ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हायर फॉर्म्स बना सकता है। ही डिलाइबरेटली चूज टू एड्रेस हिज पोएट्री, इसलिए वह तब भी वह जानबूझ करके वह एड्रेस करता था अपनी पोएट्री को, अपने काव्य को सुनाता था टू द मासेस, यानी आम आदमियों को, बड़ी संख्या में लोगों को। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड एंड ड्वार्फ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट। तो उसकी जो सक्सेस थी फिल्म में, उसकी जो सफलता थी फिल्मों के अंदर, ओवरशैडोड, उसने दबा दिया था, एंड ड्रॉप्ड, और कम कर दिया था, तुच्छ कर दिया था, बोना कर दिया था, हिज लिटरेरी अचीवमेंट, यानी कि साहित्य में जो उसकी उपलब्धियां थी उसे। तो यहां पर बात ये कहना चाह रहा है कि सुबो निश्चित तौर पर एक अच्छा कवि था, जटिल कविताएं लिख सकता था, अच्छी शानदार कविताएं लिख सकता था, लेकिन फिल्म मेकिंग में उसका नाम इतना बड़ा हो गया था, या फिल्म मेकिंग में वो इतना सहयोग कर देता था कि उसका नाम चमक जाता था फिल्म बनाने वाले सहयोगी के तौर पर, असिस्टेंट के तौर पर, ठीक है। तो इसलिए उसकी जो एक और जो उसकी योग्यता थी एक अच्छा कवि होने की, वो उसके पीछे दब जाती थी, ऐसा यहां कहा गया, ठीक है। और हिज क्रिटिक्स फेल्ट, और या फिर ऐसा ही उसके क्रिटिक्स यानी उसके समालोचक जो उसकी कविताएं सुन के बताते थे कि कैसी है कैसी नहीं है, वो ऐसा सोचते थे। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन फोक रिफ्रेन, उसने वास्तविकता में लिखी थी सेवरल यानी कई, अनेकों वास्तविक ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, है ना। इंग्लिश में हम इनको कह देते हैं बैलेड्स। बैलेड का मतलब होता है गाथा गीत, गाथा गीत का मतलब होता है एक ऐसी कविता सुनाई जाए जिस कविता के माध्यम से कोई कहानी बताई जाए, तो उसे गाथा गीत कहा जाता है फोक रिफ्रेन के अंदर, यानी कि लोक गीत या लोक भाषा के अंदर। एंड डिक्शन, और शब्दों का चयन, एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल, और एक बहुत ही अव्यवस्थित सा नॉवल जो कि बहुत ही थ्रिलिंग होता है सामान्यतः पढ़ने में, वह भी वह अच्छे से लिख सकता था। थिल्लाना मोहनंबल विथ डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एचड कैरेक्टर्स, और थिलाना मोहमंगलम जो है उसके बारे में लिखता था जहां पर दर्जनों अलग अलग तरह के चतुराई के साथ बनाए गए उकेरे गए कैरेक्टर्स, यानी कि पात्र, जो कैरेक्टर होते हैं मूवीज वगैरह में, हीरो हीरोइन और सारे के सारे, उनको कैरेक्टर्स कहा जाता है, वे भी वहां पर दिखाई देते थे। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड, उसने पूरी सफलता से, क्वाइट सक्सेसफुली मतलब काफी सफलता से उसने पुनः निर्माण किया था मूड का, यानी रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर, और जो तरीका था, हाव भाव था, ऑफ द देवदासीज, जो देवदासी प्रथा थी, ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है। देवदासी एक प्रथा हुआ करती थी, कुप्रथा थी भारत की, अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, आप चाहें तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो देवदासी प्रथा के बारे में जैसे हाव भाव, जैसा मूड वो बताता था, बिल्कुल अलग तरह का, भिन्न तरह के तरीके से वो लिख सकता था। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वे एक बहुत ही लाजवाब या शानदार एक्टर था। ही नेवर एस्पायर्ड टू लीड रोल्स, उसमें कभी भी उसके मन में आशा नहीं थी कि वह लीड या प्रमुख रोल्स फिल्मों में करे, बट वॉट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स, लेकिन जो कोई भी उसने सहायक के रूप में भूमिका निभाई है किसी भी फिल्म में या किन्हीं भी फिल्मों में, ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स, उसने जो परफॉर्म किया है, एक्टिंग जो की है, वो जो मेन प्लेयर्स हैं, जो मेन नाटक में मुख्य पात्र हैं, उनसे बेहतर किया है। तो जिन्हें माना जाता है कि मुख्य पात्र हैं, उन माने जाने वाले मुख्य पात्रों से बेहतर उसने एक्टिंग वहां पर की है। ही हैड अ जेनरस लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस, उसके मन में, उसके हृदय में एक सच्चा प्रेम था उन सभी के प्रति जिन सभी से वह संयोगवश मिलता था। एंड हिज हाउस वॉज अ परमानेंट रेसिडेंट फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्विटेंसेस, तो उसका जो घर था, सुभामंगलम सुबू का जो घर था, वो स्थायी निवास था दर्जनों लोगों के लिए जो उसके करीब के या बाहर दूर के रिश्तेदार थे, और उसके एक्विटेंसेस थे, उसके परिचित लोग थे, यानी कि जो भी लोग शहर में आ रहे हैं स्ट्रगल करने के लिए, फिल्म लाइन में कुछ करने के लिए, कुछ और काम करने के लिए, वो सारे के सारे लोग आकर के उसके घर में ही रहते थे, और वह घर उन लोगों के लिए उनका स्थायी पता बन गया था। एक तो होता है कि 4-5-7 दिन के लिए आए हो, 10 दिन के लिए आए हो, तो वो बात होती है, और एक ही है कि भैया जो आते थे उसके दूर के रिश्तेदार, पास के रिश्तेदार, उसके
परिचित लोग, वो सारे उसके घर में ही परमानेंटली रहते थे। इट सीम्स अगेन सुबुज नेचर, और ये चीज जो है ये सुबु का जो व्यक्तित्व था, उसका जो स्वभाव था, उसके विपरीत लगता था, विपरीत दिखाई देता था। टू बी इवन कॉन्शियस, कि इस बात से जागरूक होते हुए भी, दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम, कि वह देखता था कि वह बहुत सारे लोगों को भोजन करा रहा है, फीड कर रहा है और उन्हें सपोर्ट कर रहा है बहुत सारे लोगों का। सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, एक बहुत ही चैरिटेबल, चैरिटेबल का मतलब दान इत्यादि करने वाला, और इम्प्रोविडेंट यानी कि फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति था। एंड येट ही हैड एनिमीज, ऐसा होने के बावजूद भी, उसका इतना बढ़िया स्वभाव होने के बावजूद भी, तब भी स्टूडियो में उसके दुश्मन थे। Was it because he seemed too close and intimate with the boss? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बॉस के बहुत ज्यादा करीबी था और बहुत ज्यादा घनिष्ठ था बॉस का, इसलिए? और was it his general demeanor that resembled psychopaths? या फिर ऐसा इसलिए था कि जर्नल डिमेनर जो उसका था, आचरण या स्वरूप जो था, जो कि लगता था, ऐसा लगता था कि वह बहुत ही चापलूस है, यानी कि उसके दुश्मन भी थे, बहुत सारे लोग उससे दुश्मनी का भाव रखते थे। तो यहां पर वह अंदाजा लगा रहा है कि ऐसा क्यों था। क्या ऐसा इसलिए था कि बॉस के बहुत ज्यादा करीब था, बॉस का बहुत ज्यादा घनिष्ठ था, या वह बहुत चापलूस किस्म का व्यक्ति था इसलिए लोग उससे घृणा करते थे या उसे अपना शत्रु मानते थे? ऑन हिज रेडीनेस, और या फिर ऐसा था कि वो हमेशा तैयार रहता था, तत्पर रहता था, टू से नाइस थिंग, अच्छी अच्छी चीजें कहने के लिए, अबाउट एवरीथिंग, किसी भी चीज के बारे में। इन एनी केस, किसी भी केस में, देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, कोई भी आप कैसे भी देख लो, यहां एक व्यक्ति था, सुब्बू जो है वो मेकअप डिपार्टमेंट में, हु कुड विश द डियरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू, जो कि बहुत ही अच्छी या सर्वाधिक भयानक चीजें, डायरेस्ट चीजें जो है वह सोच सकता था सुब्बू के लिए। यू सॉ, आपने देखा, सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस बट इन द अटेंडेंस रोल्स। तो यहां पर हम देखते हैं कि सुब्बू जो है हमेशा बॉस के साथ रहता था, लेकिन हमेशा उपस्थिति पत्रक के रूप में। ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, कंप्राइजिंग अ लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट। वह कौन से मतलब वह रहता तो हमेशा बॉस के साथ था, लेकिन क्या सच में वो बॉस का असिस्टेंट था? क्या उसकी पोस्ट क्या थी जेमिनी स्टूडियो में? तो यहां बताया जा रहा है कि उसे एक ऐसे समूह में रखा गया था जो कि एक डिपार्टमेंट में आता था, जिसे हम स्टोरी डिपार्टमेंट कहते थे, जिसमें जो कंप्राइजिंग यानी जिसमें कौन कौन से लोग थे, तो उसमें एक लॉयर था और एक समूह था राइटर्स का और पोएट्स का, कवियों का और लेखकों का एक समूह था, उनके बीच में वह एक व्यक्ति था। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर। अब यहां पर हम थोड़ी सी लॉयर की बात करेंगे कि लॉयर का नेचर कैसा था। तो लॉयर को हम लोग वैधानिक सलाहकार के रूप में, जो कानून से संबंधित सलाह दे कि भैया इस तरह का दृश्य नहीं होना चाहिए, आपका फिल्म लॉन्च नहीं हो पाएगी, कहानी में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो सरकार के इस तरीके से खिलाफ हो कि सरकार गिर जाए, वह आपके खिलाफ हो जाएगा। तो वह सारी की सारी जो लीगल एडवाइस देनी होती थी, वह सारी की सारी लीगल एडवाइसेस वह लॉयर दिया करता था। बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज अ ऑपोजिट, लेकिन हर व्यक्ति उसे उसका ऑपोजिट ही मानता था, उसे कोई वैधानिक सलाहकार नहीं मानता था, बल्कि अवैधानिक इलीगल आइडियाज देने वाला मानता था। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, अब एक उदाहरण बता रहा है, एक असाधारण रूप से टैलेंटेड, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कुशलता थी, ऐसी एक एक्ट्रेस थी, हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, जो कि असाधारण रूप से गुस्से वाली भी थी, तुनक मिजाज थी, छोटी छोटी बातों पर उसको गुस्सा आ जाता था। वंस ब्लो ओवर, एक बार भड़क गई, ऑन द सेट पे ही, वाइल एवरीवन स्टूड स्टंट, जब सभी लोग सन्न या चौकन्ने खड़े रह गए। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, और लॉयर जो है उसने चुपचाप से बिना किसी को पता लगाए सीक्रेटली उसने जो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट था उसे चालू कर दिया। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रेथ, द लॉयर सेड टू हर 1 minute प्लीज एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और एक्ट्रेस जब एक क्षण के लिए ठहरी सांस लेने के लिए, तो लॉयर ने जाकर उससे कहा कि 1 minute प्लीज, थोड़ा 1 minute थोड़ा देखिएगा, और जो रिकॉर्डिंग उसने उसकी की थी वह रिकॉर्डिंग वापस चला दी। देयर वॉज नथिंग इंक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबल फॉल अबाउट द एक्ट्रेसेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, और कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि इनडिस्क्रिमिनेटिंग हो, दोष लगाने वाला हो, या अनमेंशनेबल हो, अकथनीय रूप से जिसे मेंशन नहीं किया जा सकता हो, ऐसी कोई गलती उसने नहीं की थी।
मतलब सारी गलतियां वो कर चुकी थी मतलब वो जो कुछ प्रोड्यूसर को बकवास कर सकती थी, वो एक्ट्रेस जितना बुरा बोल सकती थी वो बोल चुकी थी उस रिकॉर्डिंग के अंदर। अबाउट द एक्ट्रेसेस टायरेट, यानी कि एक्ट्रेसेस की पूरी गलती दिख रही थी कि क्रोधपूर्ण तरीके से उसने प्रोड्यूसर के अगेंस्ट कैसे गलती की है। बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वॉज स्टक डम, लेकिन जब उसने फिर से अपनी आवाज सुनी उस साउंड इक्विपमेंट में तो वह अवाक रह गई, वो चौंक गई कि अरे ये क्या हो गया। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, एक लड़की जो देहात ग्रामीण इलाके से आई है, शी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, इस संसार के जितने भी अनुभव है उसने वो सारे अनुभव, धोखाधड़ी वाले और ये सारे अनुभव प्राप्त नहीं किए हैं। दैट जनरली प्रेसीड अ पोजिशन ऑफ इंपॉर्टेंस एंड सफिस्टिकेशन दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटेपुलेटेड इनटू, यानी कि जर्नली प्रीसीड, यानी कि सामान्य रूप से जिसका पूर्व में होना था एक ऐसी पोजीशन में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी, या सफिस्टिकेशन में जो कि बहुत ही परिष्कृत व्यवहार था, दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटेपुलेटेड इनटू, यानी कि जैसे व्यवहार में उसे फेंक दिया गया था या जैसे व्यवहार में उसे फंसा दिया गया था। कुल मिलाकर के उसे नहीं पता था कि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और अब उसके खिलाफ कोई भी केस हो सकता है। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर, वह कभी भी उस डर से उबर ही नहीं पाई जो उसने उस दिन महसूस किया था। शी फेल्ट दैट डे, जो उसने उस दिन फील किया। दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर, और ये अंत था एक छोटे से संक्षिप्त और एक लाजवाब एक्टिंग करियर का, यानी कि जहां पर एक्टिंग जो है वह उसकी वहां पर एक्टिंग करियर वहां पर उसका समाप्त हो गया। द लीगल एडवाइजर हु वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, एक लीगल एडवाइजर, एक वकील जो कि एक मेंबर या सदस्य भी है स्टोरी डिपार्टमेंट का, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड, मूर्खतापूर्ण तरीके से यानी कि बेवकूफी भरे तरीके से उसने उस एक्ट्रेसेस के जो करियर था उसको अंत पर ले आया था, यानी उसका करियर ही खत्म कर दिया। While every other member of department wore a kind of uniform, जहां पर बाकी सभी लोग जो थे डिपार्टमेंट के वो एक ही तरह की यूनिफॉर्म पहनते थे, खादी कलर की धोती एंड अ स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लमजीली टेलर्ड व्हाइट खादी शर्ट। तो सब लोग क्या पहनते थे, एक खादी की धोती पहनते थे और थोड़ा से बड़े साइज का, मतलब नॉर्मली एक फिटिंग साइज होता है, एक थोड़ा सा ढीला होता है, तो थोड़े से लूज साइज का बेढंगे तरीके से सिला हुआ व्हाइट खादी का शर्ट पहनते थे। द लीगल एडवाइजर हु वोर पेंट्स एंड अ टाई एंड समटाइम्स अ कोट दैट लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल, ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस। तो यहां पर जो लीगल एडवाइजर है, वकील जो है, वह पैंट पहनता था, एक टाई पहनता था, उस पर कई बार एक कोट पहनता था जो कि उसका एक कोट जो है वो कोट ऑफ मेल यानी कवच की तरह लगता था। अक्सर वह अकेला और निस्सहाय ही दिखाई देता था, मतलब ऐसा महसूस होता था कि ये अकेला ही अलग से है, कोई इसके साथ बैठना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, व्यवहार नहीं करना चाहता, वो थोड़ा सा आउटकास्टेड फील करता था। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास उबाऊ तर्क हैं। इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, ऐसे लोगों के बीच में जो सपना देखने वाले लोग हैं, मतलब यहां पर बाकी जो लोग हैं वो तो स्वप्न देखने वाले हैं, अच्छे बढ़िया सपने देखने वाले लोग हैं, और वहीं पर एक आदमी है जिसके मतलब तर्क और उसके लॉजिक बिल्कुल बेकार से हैं। अ न्यूट्रल मैन इन अ असेंबली ऑफ गांधीइट्स, एक तटस्थ आदमी जो ना सही के साथ है ना गलत के साथ है, बीच में खड़ा है, एक ऐसी जगह पर था जहां पर गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग एकत्रित हुए थे। एंड खादीइट्स यानी कि जो खादी पहनने वाले लोग थे, लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, और उसी की तरह बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बॉस के बहुत क्लोज थे, बहुत निकट थे, नजदीकी थे। ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, उसे ही अलाउ किया गया कि वह एक प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोड्यूस करने का मतलब है निर्माण कर सकता है एक फिल्म का। एंड दो अ लॉट ऑफ रॉ स्टॉक, और बहुत सारा कच्चा माल जो है, कच्चा मटेरियल जो है, पैनकेक्स वर यूज इन इट, और पैनकेक वही सजाने का सामान इसमें इस्तेमाल किया गया। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, ज्यादा उसमें फिल्म में कुछ आया नहीं, मतलब फिल्म में ज्यादा कुछ इनकम हुई नहीं। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, उसके बाद बॉस ने एक दिन स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब, और यहीं पर शायद हम एक उदाहरण देख सकते हैं पूरे के पूरे मानव इतिहास में
जहां लॉयर ने अपनी नौकरी खोई हो, वरना कभी लॉयर अपनी नौकरी खोता नहीं है। बिकॉज द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम, क्योंकि जितने भी वहां पोएट्स थे, जितने भी कवि वहां थे, उन सभी को घर जाने के लिए कह दिया गया, भैया आप घर चले जाइए। अब हमने लॉयर्स के बारे में पढ़ा, तो आज अभी हमने किस किस के बारे में पढ़ा? सबसे पहले हमने अशोकामित्रन के बारे में थोड़ा सा जाना, वे कौन है। सुबु के बारे में जाना, वे कौन है। उसके बाद में हम लोगों ने जाना लॉयर के बारे में, और लॉयर के दौरान ही हम लोगों ने एक अभिनेत्री की घटना भी सुनी, ताकि लॉयर का क्या रोल है वो और ज्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो कवि लोग, जो जितने भी कवि जेमिनी स्टूडियो में आते थे उनके बारे में बात करेंगे। जेमिनी स्टूडियो वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स लाइक एस योग्यार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री, हिरेंद्र चट्टोपाध्याय, ये सारे के सारे प्रसिद्ध कवि हुए हैं। तो जेमिनी स्टूडियो जो है उनका पसंदीदा भ्रमण का अड्डा, जैसे यार दोस्त बैठते हैं ना कि यार अपनी फेवरेट चाय की थड़ी कौन सी है ना, चाय की टपरी कौन सी है, तो वो उनके लिए चाय पीने का सबसे फेवरेट प्लेस था जेमिनी स्टूडियो। ठीक है, इट हैड एन एक्सीलेंट मेस, इसमें एक बहुत अच्छा शानदार लाजवाब भोजनालय भी था, विच सप्लाइड गुड कॉफी, जहां अच्छी कॉफी मिलती थी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे, दिन रात कभी भी आप आ जाओ कॉफी मिल जाएगी। एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और ज्यादातर रात के समय में भी कॉफी मिलती थी, क्योंकि दिन में तो कहीं पे भी अच्छी कॉफी मिल जाएगी, रात को 2-3 बजे आपको कॉफी पीने की इच्छा हो रही है तो कहां अच्छी मिलेगी? जेमिनी स्टूडियो में। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मेंट prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment, bearing the office boys and couple of clerks, everybody else at the studio radiated leisure and a prerequisite for poetry। तो ये वो दिन है या उन दिनों की बात है जिस समय में कांग्रेस का जो शासन था उसका मतलब क्या था? प्रोहिबिशन, पाबंदी लगाना, यानी कि जब कांग्रेस के शासन पे पाबंदी लग गई, और मीटिंग जो है वो एक कप कॉफी पर, यानी कॉफी पीने के लिए एक मीटिंग कर लेना कि यार आओ यार, कहाँ बैठे हो, क्या फालतू है, आ जाओ चलो यार कॉफी पीते हैं। तो कॉफी की जो मीटिंग थी वो ज्यादा सेटिस्फाइंग थी, वो ज्यादा आनंद देने वाली थी, एंटरटेनमेंट करने वाली थी, मनोरंजन करने वाली थी। बेरिंग, उसको छोड़ करके कुछ चीज़ों को अगर हम छोड़ दें तो कुछ चीज़ों को छोड़ना है, जैसे ऑफिस बॉयज़ थे, कपल ऑफ एक आध क्लर्क थे, और एवरीबडी एल्स, और भी जो लोग थे स्टूडियो में जो कि रेडिएट करते थे लीजर को, यानी खाली समय को दिखाते थे। अब प्री रिक्विशन, तो पहली शर्त होती है जो कि पोएट्री के लिए, यानी कि एक पोएट्री, जैसे मैं आपको कहता हूं कि बैठो, बैठ करके अपना परिचय लिखो, तो आप शायद 5-7-10 मिनट में अपना परिचय लिख करके दे दोगे। पोएट्री ऐसे नहीं लिखी जाती कि बैठो 5 मिनट में पोएट्री लिख के दो, वो नहीं होता। जो ऐसे लिख पाते हैं उनको आशु कवि कहा जाता है ना हिंदी के अंदर। तो आप और मैं तो छोड़ दो, मैं तो किसी भी तरह का कवि नहीं हूँ, ठीक है। मैं पढ़ने वाला वो हूँ, साहित्य का प्रेम करने वाला, साहित्य प्रेमी हूँ मैं केवल, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। पोएट्री लिखने की सबसे पहली शर्त यही है कि आपको खाली रहना होगा, आपको चीज़ों को देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, महसूस करना होगा, तब आपके मन से पोएट्री से रिलेटेड कोई चीज़ निकल सकती है। तो खाली होना, हिंदी में कहें वेल्लापन, जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पोएट्री लिखने के लिए। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी, worshipped Gandhiji, but beyond that they had not the faintest appreciation for political thoughts of any kind। ज्यादातर लोग उनमें से खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे, लेकिन बस खादी पहनना और गांधी जी की पूजा करना, गांधी जी की बड़ाई करना, इसके आगे उनको जरा सा भी आइडिया नहीं था, जरा सी भी उनकी सोच नहीं थी, उनकी कोई भी राजनीतिक विचारधारा नहीं थी किसी भी तरह की। नेचुरली, स्वाभाविक तौर पर दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, यानी कि वे सभी प्रतिकूल थे, विरोध करते थे एक शब्द का, साम्यवाद का। अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, और वे मानते थे कि कम्युनिस्ट आदमी जो है वह ईश्वर विहीन आदमी होता है, यानी कि वह नास्तिक की तरह है। ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव, उसके मन में कोई भी बच्चों से संबंधित या वैवाहिक अपनी पत्नी से संबंधित प्रेम नहीं होता। वह व्यक्ति जो कम्युनिस्ट होता है, कम्युनिज्म से बिलोंग करता है। He had no compunction about killing his own parents or children। उसके मन में कोई भी ग्लानि नहीं होती अगर वह अपने स्वयं के माता पिता या बच्चों को मार भी दे। कुल मिलाकर के कम्युनिस्ट आदमी को एक क्रूर, एक जंगली, एक जानवर किस्म का आदमी बताया गया है कि भैया बहुत ही क्रूरता से परिपूर्ण, जिसके मन में स्नेह या प्रेम लेश मात्र भी ना हो, जरा तिनका सा भी ना हो,
उसके मन में केवल और केवल अपने विचारों के प्रति इतनी ज्यादा कठोरता हो कि अपने विचारों के पीछे वो अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को भी जान से मार सकता है, ऐसा वे लोग सोचते थे। ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है। कम्युनिस्ट एक बहुत ही, कम्युनिज्म जो है बहुत ही अलग विचारधारा है। आप मनीष सर के लेक्चर देखेंगे क्लास 9, 10, 11, 12 के, तो उसके अंदर डेफिनेटली वो कम्युनिस्ट के बारे में आपको बताएंगे क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट। वह हमेशा आउट टू कॉस्ट यानी कि कोई ना कोई चीजें जो कारणों से बाहर हो उन्हें उत्पन्न करने की कोशिश करता रहता था। एंड स्प्रेड अनरेस्ट, और असंतोष या अशांति पैदा करता है। एंड वायलेंस, और हिंसा पैदा करता है, हिंसा करता है। अमंग्स इनोसेंट, उन निरपराध मासूम लोगों के बीच में। एंड इग्नोरेंट पीपल, अज्ञानी लोगों के बीच में। सच नोशंस, ऐसे विचार, विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर, जो कि उपस्थित थे सभी जगह पर। एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम ऑल्सो, यानी कि जैसा सभी जगह पर था वैसे साउथ इंडिया में भी ऐसे ही विचार थे। नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगली अमंग द खादी चैट पोएट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। और इसके बारे में अस्पष्ट रूप से, मतलब बहुत खुल करके बात नहीं होती थी, लेकिन इशारों में थोड़ी बहुत बात होती थी। जितने भी खादी पहनने वाले लोग थे, कवि थे जेमिनी स्टूडियो के अंदर, यानी कि सारे के सारे जो पोएट्स हैं ये कुल मिलाकर के घृणा करते थे, नफरत करते थे कम्युनिस्ट लोगों से। ठीक है। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग, और इसका प्रमाण या साक्ष्य जो है वो जल्द ही सामने आने वाला था। व्हेन फ्रैंक बचमैन मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी, ठीक है, तो जब फ्रैंक बचमैन की मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी जो है सम 200 स्ट्रॉन्ग विजिटेड मद्रास समटाइम्स इन 1952, जब उनके साथ 200 स्ट्रॉन्ग तगड़े तगड़े लोगों ने विजिट किया था मद्रास को कई बार 1952 में। तो अब यहां पर हम मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी, उसका जेमिनी स्टूडियो में आना, रुकना, ठहरना, वहां पर कुछ नाटक करना, नाटक मतलब वैसा वाला नाटक नहीं, ड्रामा परफॉर्म करने वाला। ये कहता ना ए बहुत नाटक कर रहा है, वो वाला नाटक नहीं कह रहा हूं, जो वास्तविकता में ड्रामा परफॉर्म किया जाता है उसके लिए कह रहा हूं। तो वह जो ड्रामा परफॉर्म करना था उसके लिए 200 लोग आए थे। अब वो कुछ और था, लेकिन वो कुछ और छद्मवेश बना के आए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के हम मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी के बारे में पढ़ने वाले हैं। दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियो। उन्हें इतना गर्म जोशी से स्वागत करने वाला कोई भी होस्ट, मेहमान नवाजी करने वाला व्यक्ति नहीं मिला था इंडिया में, अगर उनकी तुलना की जाए जेमिनी स्टूडियोज से। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस। कुछ लोगों ने कहा कि भैया ये जो ग्रुप आया है ये अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल का एक सर्कस है, सर्कस वाले लोग हैं। दे वर्ंट वेरी गुड ऑन द ट्रापेजे, यानी कि वे झूले या सर्कस में इतने अच्छे नहीं थे। एंड दे आर अक्विंटेंस विथ एनिमल्स, और ना ही उनके साथ जानवर थे। वॉज ओनली द डिनर टेबल, और अगर उनके पास जानवर होते भी थे तो वो केवल डिनर टेबल पे होते थे, मतलब मीट इत्यादि खाने के अर्थ में। ठीक है। बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, लेकिन उन्होंने 2 नाटक, 2 प्ले जो है उन्हें परफॉर्म किया था, उनकी प्रस्तुति दी थी बहुत ही प्रोफेशनल, यानी कि व्यवसायी या प्रशिक्षित तरीके से, कि जैसे कि वो बहुत ही मंझे हुए, बहुत ही शानदार किस्म के एक्टर हो, है ना, ऐसा उन्होंने परफॉर्म वहां पर प्ले किया था। देयर जोथम वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर, उनके जो 2 प्ले थे वो थे, एक था जोथम वैली और दूसरा था द फॉरगॉटन फैक्टर। रन सेवरल शोज इन मद्रास, उसके बहुत सारे शोज चले मद्रास में। एंड अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, और भी दूसरे शहर के जो नागरिक हैं उनके साथ। द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्लेज ओवर एंड ओवर अगेन। तो जेमिनी स्टूडियो की जो जितने भी लोग थे, जिसमें लगभग 600 लोग काम करते थे, उन्होंने उन प्लेस को, नाटकों को बार बार देखा। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज। तो यहां पर जो संदेश होता था उन नाटकों का, वो साधारणतः बहुत ही सीधा सिंपल सा नैतिकतावादी या नैतिक शिक्षा देने वाला होता था। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, लेकिन अगर उनके सेट की बात करो, जैसा वो पीछे सेट बनाते थे, या उनके कॉस्ट्यूम्स की बात करो, जैसे वो कपड़े पहनते थे, वो निश्चित तौर पर एक दर्जे के थे, मतलब 1 नंबर थे, शानदार थे। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley, with a bare stage and white background curtain and a tune played on the flute.
और उसके बाद में ये जो जोथम वैली जो एक प्ले हुआ था उसमें सूर्योदय और सूर्यास्त बताया गया, वो यहाँ के लोगों को इतना अच्छा लगा कि अगले कई नाटकों तक, कई सालों तक जो तमिल प्लेयर्स थे वह भी उसको वैसे ही प्ले करते थे। मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इंप्रेस, बहुत शानदार तरीके से उससे इंप्रेस या प्रभावित हुए। एंड फॉर सम ईयर्स, अगले कई सालों तक, ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेस, लगभग सभी तमिल के जो नाटक थे, हैड अ सीन, उनमें एक दृश्य हुआ करता था सूर्योदय का और सूर्यास्त का, जो कि जोथम वैली की तरह बनाया गया था। एक खाली स्टेज हुआ करता था जिसमें एक सफेद रंग का बैकग्राउंड यानी पर्दा लगा दिया जाता था, कर्टेल, और ट्यून बजाई जाती थी, लय बजाई जाती थी फ्लूट की, यानी कि बांसुरी को बजाया जाता था। तो बड़ा मनोरंजक और बड़ा मनोरम लगता है वो दृश्य, है ना। सफेद रंग का कपड़ा है, उसके पीछे से एक लाइट ली, उस लाइट को धीरे 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 ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये सूर्योदय का एक दृश्य है और लोग बैठे हैं, देख रहे हैं, और कोई बहुत बढ़िया मधुर बांसुरी बजा रहा है, ठीक है। और जब सूर्यास्त हो रहा है तो ऊपर से नीचे की ओर लेके आ रहे हैं कि भाई सूर्य सुबह से इधर से उदय कर रहा था नाटक शुरू करने से पहले, अस्त इधर की तरफ कर दो भाई, ठीक है, वो चीज। इट वॉज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्न दैट द MRA वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। और कई सालों के बाद मुझे कुछ सालों के बाद मुझे पता चला कि MRA जो थी, यानी कि जिस संस्था के बारे में जिसमें 200 लोगों की टीम आई थी, वो एक तरह का काउंटर मूवमेंट था, विरोधी आंदोलन था, जो कि अंतरराष्ट्रीय कम्युनिज्म के विरोध में था। एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स। और बड़े बड़े जो बॉसेस थे मद्रास के, जैसे कि मिस्टर वासन जो है, वह उनके हाथों खेले गए थे, यानी कि वह उनके प्रभाव में आ गए थे। वे चाहते नहीं थे कि ऐसा कोई भी ड्रामा या प्ले हमारे यहाँ पर हो, या ऐसे कोई लोग जो कि कम्युनिज्म का विरोध करते हो वो हमारे यहाँ पर आकर के कोई ड्रामा करे। लेकिन फिर भी वो लोगों ने आकर के वहाँ पर ड्रामा किया, तो कुल मिलाकर के उनके प्रभाव में आ गए। उन्हें पता नहीं चल पाया कि इनके रियल इंटेंशंस क्या है। आई एम नॉट श्योर, हाउएवर, फिर भी मैं श्योर नहीं हूं दैट दिस वॉज इंडीड द केस, कि वास्तविकता में क्या ऐसा ही हुआ था। फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ दीज बिग बॉसेस एंड देयर एंटरप्राइजेस रिमेन्ड द सेम, क्योंकि निश्चित तौर पर अनचेंजेबल एस्पेक्ट जो थे, यानी कि ऐसे पक्ष या ऐसी उनकी विचारधारा जिसे बदला नहीं जा सकता था इन बिग बॉसेस के लिए, उनका एंटरप्राइज जो था वह बिल्कुल वैसा ही रहा, उनका संगठन वैसा ही रहा। MRA और नो MRA, चाहे MRA हो चाहे नो MRA हो, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साम्यवाद हो चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साम्यवाद ना हो, द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड अ नाइस टाइम hosting 200 people of all hues and size, at least 20 nationalities। तो जेमिनी स्टूडियो का जो स्टाफ है उसके अंदर बड़े टाइम पर वो होस्ट करते रहे, उन यानी मेहमान नवाजी करते रहे उन 200 लोगों की। ऑल हुज एंड साइजेस, जो अलग अलग तरह की डिमांड करते थे, अलग अलग तरीके के साइजेस उनके थे। लगभग 20 नेशनलिटीज, जहां पर 20 से अधिक देशवासी थे, यानी कि 20 से अधिक अलग अलग देशों के लोग वहां पर थे। इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द अनयूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैप्ड विथ थिक लेयर्स। तो ये एक चेंज था, ये एक परिवर्तन था कि जहां पर बड़े बड़े क्राउड प्लेयर्स जो होते थे, बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में जो लोग आते थे, जो इंतजार करते रहते थे कि उनके चेहरे पर एक मोटी सी परत लगा दी जाएगी मेकअप की, बाय द ऑफिस बॉय, उस ऑफिस बॉय के द्वारा, इन द मेकअप डिपार्टमेंट, जो कि मेकअप डिपार्टमेंट में काम करता है। यानी कि अब जब इन लोगों का प्रभाव पड़ा तो उन्होंने जो क्राउड प्लेयर है उनके चेहरों को पोतना बंद कर दिया। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद, द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बर्स्ट। टेलीफोन की जो लाइन है, टेलीफोन की घंटियां बजने लगी जो बड़े बड़े बॉसेस थे मद्रास के, उनमें। एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियो क्लियर्ड अ होल शूटिंग स्टेज। और फिर से हम लोगों ने यहाँ पर पूरा का पूरा एक बड़ा स्टेज जो है उसे साफ किया जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर था। अब मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही बड़ा कवि आने वाला है, ऐसा कवि जिसकी कविताएं 9th से लेकर 12th के बच्चों ने कभी ना कभी किसी ना किसी क्लास के अंदर पढ़ी है, ठीक है। तो वे कवि आने वाले हैं यहाँ पर टू वेलकम अनदर विजिटर, क्योंकि एक और विजिटर वहां आने वाला था। ऑल दिस सेड वाज दैट ही वाज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड। बस उन्होंने इतना ही बताया कि इंग्लैंड से कोई कवि आ रहा है, कोई पोएट आ रहा है। द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सैंपल जेमिनी स्टाफ नो और हर्ड ऑफ वर वर्ड्सवर्थ या टेनिसन। The more literate one knows Keats, Shelley, Byron, and one or two might have
faintly come to know someone by the name of Eliot। तो यहां पर ज्यादातर जो इंग्लैंड के कवि थे उनमें से ज्यादातर लोग जिनको जानते थे, जो सामान्य स्टाफ था जेमिनी का, उन्होंने किन लोगों के बारे में सुना था? तो वर्ड्सवर्थ और टेनिसन के बारे में सुना था। जो थोड़े और लिटरेचर को अच्छे से जानते थे उन्होंने कीट्स, शैली और बायरन के बारे में भी सुना। और एक दो ऐसे थे जिनमें थोड़ा बहुत अंदाजा था कि भाई कोई ऐसा भी है जिसका नाम है एलियट। और हु वॉज द पोएट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो नाउ? तो अब सवाल यह था कि इन सब में से कौन आ रहा है जेमिनी स्टूडियो में? ही इज नॉट अ पोएट, ही इज एन एडिटर। तो कहा गया कि वह एक पोएट नहीं है, वह एक एडिटर है। एडिटर यानी कि जो समाचार पत्र का संपादन करता है। अपन लिखते हैं ना लेटर टू द एडिटर, ये वही वाला एडिटर है जो कोई समाचार पत्र या कोई पत्रिका या कोई मैगजीन उसे पब्लिश करने का काम करता हो। दैट्स वाई द बॉस इज गिवन हिम अ बिग रिसेप्शन। इसीलिए बॉस जो है उन्होंने उसे एक बहुत बड़ा स्वागत दिया। वसन, मिस्टर वसन ही बॉस है, वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकेतन। तो यहां पर ये जो वसंत साहब हैं ये भी एक बहुत बड़ी तमिल की एक वीकली जर्नल निकलता है, एक वीकली पत्रिका निकलती है, साप्ताहिक, हिंदी में उसे साप्ताहिकी कहा जाता है, जिसका नाम है आनंदा विकातन। उसके वह संपादक थे। ही वॉजंट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नोन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिशर्स इन मद्रास। वह किसी भी तरीके से वह एक ऐसे एडिटर नहीं थे जो बहुत जाना पहचाना नाम हो ब्रिटिश पब्लिकेशन के अंदर मद्रास में। दैट इज दोज नोन एट जेमिनी स्टूडियो, और यही था जो जेमिनी स्टूडियो में जाना जाता था। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव, द सरमाइज वॉज दैट द पोएट वॉज द एडिटर ऑफ अ डेली। डेली मतलब प्रतिदिन छपने वाला समाचार पत्र या पत्रिका। तो यहां पर द हिंदू जो है न्यूज़पेपर का नाम है। तो द न्यूज़पेपर जो द हिंदू है वो भी पहल कर रहा था कि भाई वो इसे अंदाजा लगाने का प्रयास कर रहा था कि कौन है वह पोएट जो कि प्रतिदैनिकी लिखता है, यानी कि दैनिक समाचार पत्र लिखता है। बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर्स गार्डियन, लेकिन वह मैनचेस्टर के गार्डियन से नहीं था जो एक स्थान का नाम है, और द लंदन टाइम्स, लेकिन ना तो वह मैनचेस्टर गार्डियन नामक न्यूज़पेपर से था, ना ही वह लंदन टाइम्स नामक न्यूज़पेपर से था। दैट वॉज ऑल दैट इवन दैट मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू। और हम में से जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे वो भी इतना ही जानते थे। कुल मिला के कोई मेहमान आ रहा है जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो मेहमान है कौन, उस मेहमान के यहाँ आने का कारण क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। एट लास्ट, आखिरकार, अराउंड 4, लगभग शाम के 4 बजे, इन द आफ्टरनून, दोपहर में, शाम को जो 4 बजते हैं तब, द पोएट, अब वह कवि था या एडिटर था, अराइव्ड, वह वहां आया, पहुंचा। ही वॉज टॉल मैन, वह एक लंबा आदमी था, वेरी इंग्लिश, बहुत ही अंग्रेज किस्म का, वेरी सीरियस, बहुत ही गंभीर, एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन, और निसंदेह बहुत ही ज्यादा अनजान टू ऑल ऑफ अस, यानी हम लोगों के लिए कोई भी उसे नहीं जानता था। बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडिस्ट्रियल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, द बॉस रीड आउट अ लॉन्ग स्पीच। तो यहाँ पर पंखा खुद को ऐसे झलाते हुए गर्मी के टाइम में आधा दर्जन पेडिस्ट्रियल पदयात्री जो थे, फैंस जो थे, ऑन करके शूटिंग स्टेज पर उसे लाया गया, और बॉस जो है उसने एक लंबी सी स्पीच दी। इट वॉज ऑब्वियस, ये बहुत ही एक ऑब्वियस सी बात थी, स्पष्ट था, दैट ही टू न्यू प्रीशियस लिटिल अबाउट द पोएट, कि उसे भी बहुत कम, मतलब बहुत ही कम उसे पोएट के बारे में जानकारी थी या उस एडिटर के बारे में। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जर्नल टर्म्स, बट हियर देयर इट वॉज प्रिपेयर्ड विथ वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। तो उसकी स्पीच में, यानी कि बॉस की स्पीच में ज्यादातर जो शब्द थे वो जर्नल टर्म्स के वर्ड्स थे, यहाँ वहाँ की बातें थी, इसे प्रिपेयर किया गया था मिर्च मसाला लगा करके, ऐसे शब्द जैसे कि फ्रीडम, डेमोक्रेसी, जबरदस्ती इन शब्दों को बीच में घुसा करके थोड़ा अच्छा उस स्पीच को बनाने का प्रयास किया गया था। देन द पोएट स्पोक, उसके बाद में वह बोला, पोएट जो खुद आया था। ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, और वह एड्रेस नहीं कर पा रहा था, संबोधित नहीं कर पा रहा था एक ऐसी जनता को, एक ऐसे श्रोताओं के समूह को जो बहुत ज्यादा चौंका हुआ था और साइलेंट था, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है उसको, तो क्या हुटिंग भी नहीं करेंगे, अरे अरे सर आए, तो कौन से सर आए, सब चौंके में हैं, सबको पता ही नहीं है, सब कंफ्यूजन में कौन है। नो वन न्यू वॉट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, कोई नहीं जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा है। हिज एक्सेंट, उसके बोलने का लहजा जो था, डिफिटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड,
उसने हमारे सारे प्रयासों को असफल कर दिया कि हम समझने के जितने प्रयास कर रहे थे कि भाई क्या कह रहा है, कुछ समझ में तो आए भाई, कहना क्या चाहते हो, तो पता ही नहीं चल रहा, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे और समझ में नहीं आ रहा था क्या वह क्या क्या कह रहा था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, सारी चीज लगभग 1 घंटे तक चली। देन द पोएट लेफ्ट, फिर पोएट वहां से चला गया एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड, और हम सब वहां से तितर बितर हो गए, अलग अलग हो गए। अटर बफरमेंट, हम पूरी तरीके से भौचक्के हुए थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था कौन आया है, क्यों आया है, क्या था ये, कौन आ गया, क्या बोल दिया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। वॉट आर वी डूइंग, हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। वॉट एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो, एक अंग्रेजी भाषा का कवि फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है। विच मेक्स तमिल फिल्म फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, जो कि साधारण या आम लोगों के लिए तमिल फिल्म्स बनाता है। पीपल हुज लाइफ्स लीस्ट afforded them the possibility of cultivating taste for English poetry। तो यहाँ पर लोग जिनका जीवन जो है बहुत कम उन्हें ऐसा अवसर देता है कि वो अफोर्ड कर सके, उनके जीवन में ऐसी संभावना ही नहीं है कि वह अपने मन में कोई टेस्ट, कोई स्वाद, कोई रुचि पैदा कर सके इंग्लिश पोएट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मतलब इस आदमी का यहाँ आना समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई क्यों आया, अंग्रेज व्यक्ति आया है यहाँ पे, सब लोग तमिल फिल्म देखने वाले हैं, इनको तो मसाला चटकदार वाली फिल्म चाहिए, ये पता नहीं क्या करने आया है। लोग चाहते ही नहीं है ऐसा कोई टेस्ट डेवलप हो उनमें, ऐसी कोई रुचि उनमें जागृत हो कि ऐसे किसी कवि को वो सुने। द पोएट लुक्ड प्रीटी बेफल्ड टू, और पोएट भी काफी चौंका हुआ लग रहा था कि हुआ क्या। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शीर incongruity of his talk about the thrills and travels of an English poet, क्योंकि वह खुद भी पूरी तरीके से असंगत महसूस कर रहा था कि यार ये आप और हम एक साथ वाले लोग नहीं है, अलग अलग है। उसकी जो भी थ्रिल थी, उत्तेजना थी, जो भी वो ट्रेवल्स बोल रहा था, कष्ट बता रहा था इंग्लिश पोएट के, कोई उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। His visit remained an unexplained mystery, और उसकी जो विजिट थी, उसकी जो यात्रा थी, वह एक अबूझ, जिसको कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सका, ऐसी मिस्ट्री बनकर रह गया। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड में नॉट एडमिट इट, लेकिन दुनिया के जितने भी बड़े बड़े गद्य लिखने वाले हैं, कहानियां लिखने वाले हैं, उपन्यास लिखने वाले हैं, वो शायद इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे दैट प्रोज राइटर इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परसुएट ऑफ अ जीनियस। लेकिन मेरा जो कन्विक्शन है, विचार जो है, वो दिन ब दिन धीरे धीरे बढ़ता रहा कि प्रोस लिखने वाले लोग जो हैं, गद्य लिखने वाले लोग जो हैं, वो ना तो हैं ना कभी हो सकते हैं वास्तविक काम धंधा करने वाले जो प्रतिभावान लोग करते हैं। उसकी नजर में कवि ही सब कुछ थे। अशोकामित्रन को लगता है यार कवि होते हैं जो होते हैं, बाकी गद्य लिख देना, कहानी लिख देना, ऐसे लिख देना, इनका कोई मतलब नहीं है, उपन्यास लिखने वाले ये सब कोई मतलब के नहीं। इट इज फॉर द पेशेंट एंड परसिस्टेंट preserving dirge with a heart of so sunken that nothing can break it. Rejection slips don't mean a thing to him. He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and send it to it on to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript. तो यहाँ पर वह मानता है कि ये बहुत ही धैर्यवान लोगों के लिए है, जो दृढ़ निश्चय वाले लोग हैं, जो कि लगे रह सकते हैं, उबाऊ मतलब ऐसा काम जो बोरिंग काम है लेकिन उसे करते रह सकते हैं। विद अ हार्ट सो संकर, बहुत ही सिकड़ा हुआ, डूबा हुआ जिनका हृदय हो, दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, के उनका दिल कोई चीज नहीं तोड़ सकती। रिजेक्शन, कोई उनके इस गद्य को मंजूर नहीं करेगा, इससे भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। रिजेक्शन की जो पर्चियां आती है वो भी डोंट मीन अ थिंग टू हिम, मतलब ये सारी चीजें एक गद्य लिखने वाले के लिए कोई मायने नहीं रखती। ही एट वंस सेट्स, वह बस बैठ जाता है, मेकिंग अ फ्रेश कॉपी, एक ताज़ा कॉपी बनाता है एक लॉन्ग प्रॉस पीस का, यानी कि गद्य का एक बहुत बड़ा भाग लिखता है और उसे किसी दूसरे एडिटर को भेज देता है, और साथ में एक टिकट जोड़ देता है पोस्टेज का कि भैया अगर आपको पसंद ना आए तो भैया जो किताब मैं आपको भेज रहा हूँ वो किताब आप मुझे वापस रिटर्न कर देना, वापस भेज देना, वरना इसको दोबारा उतारने में ही जान निकल जाएगी। इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page। ठीक है, तो यहां पर ये ऐसे लोगों के बारे में द हिंदू जो है वह प्रकाशित करता था, पब्लिश करता था एक छोटा सा अनाउंसमेंट, एक छोटी सी घोषणा, वो भी एक महत्वहीन कोने में, जो कि महत्वहीन पेज पर होती थी।
अ शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम ऑफ एनकाउंटर, द एनकाउंटर। तो एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है ब्रिटिश पत्रिका के द्वारा जिसका नाम है द एनकाउंटर। ऑफ कोर्स निसंदेह द एनकाउंटर वाजंट अ नोन कॉमोडिटी, यानी कि एनकाउंटर जो है वो कोई जाना माना नाम नहीं था, कोई जानी मानी संस्था नहीं थी द एनकाउंटर अमंग द जेमिनी लिटरेटी। तो जितने भी जेमिनी स्टूडियो के साहित्य प्रेमी थे उनके बीच में कोई जाना माना नाम नहीं था। I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending to a manuscript to England। और मैं चाहता था कि भाई ये जो periodicals है द एनकाउंटर जो है इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए इससे पहले कि मैं पर्याप्त पैसा वेस्ट करूं, क्योंकि मुझे एक बड़ा सारा मैन्यूस्क्रिप्ट लिख करके और उनको भेजना पड़ेगा, उसमें पैसा भी लगेगा, इंग्लैंड भेजूं। इन दोज डेज, उन दिनों में, द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस विथ नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड्स। उस समय में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जो है उनमें एंट्रेंस पर बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए नहीं होते थे एंड नोटिसेस नहीं लगे होते थे टू मेक यू फील यू वर स्नीकिंग इनटू अ फॉरबिडन एरिया, कि आप चुपके से ऐसे एरिया में जा रहे हैं जो आपके जाने के लिए प्रतिबंधित है, यानी कि वहां पर जाना आपका निषेध है, वहां जाना आपका मना है। ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स। और वहां पर बहुत सारी कॉपीज पड़ी थी द एनकाउंटर की जो इधर उधर बिखरी पड़ी थी, अलग अलग स्तरों पर, बिल्कुल फ्रेशनेस के साथ, बिल्कुल ताज़ा थी। ऑलमोस्ट अनटच्ड, लगभग अनछुई सी, क्योंकि किसी भी रीडर ने उन्हें छू करके या खोल करके पढ़ने की जहमत भी नहीं की थी। व्हेन आई रीड द एडिटर्स नेम, जब मैंने उसमें संपादक का नाम पढ़ा, आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माई संकन हार्ट, तो मेरे बैठे हुए दिल में ऐसा लगा एक घंटी बजी। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो, ये वही कवि था जो जेमिनी स्टूडियो घूमने के लिए आया था। I felt like I had found a long lost brother and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address। और मुझे ऐसा लगा जैसे कि बहुत पुराना खोया हुआ मुझे कोई मेरा भाई मिल गया जैसे ही मैंने उस लिफाफे को बंद किया जो मैंने उसके एड्रेस पर भेजा। I felt that he too would be singing the same song at the same time। और मुझे लगा कि शायद वह भी उस समय पर वही गाना गुनगुना रहा होगा। Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film। तो पुरानी कहानियां नहीं होती थी भारत की, इंडियन स्टोरीज जो होती थी, दो भाई जो मेले में बिछड़ गए एक ही गाना गाते हुए फिल्म के अंत में वापस मिल जाते हैं वही एक गाना गुनगुनाते हुए, वैसा महसूस हो रहा था। स्टीफन स्पेंडर, तो भाई साहब ये जो कवि आए हैं, जो एडिटर आए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही सिग्निफिकेंट कवि हैं और इंग्लिश लिटरेचर इनके बगैर पूरा नहीं हो सकता। आप कोई भी कुछ भी पढ़ लो, जब तक आप स्टीफन स्पेंडर को नहीं पढ़ोगे तब तक कोई मतलब नहीं है। स्टीफन, दैट वाज हिज नेम, स्टीफन ही उनका नाम था। एंड ईयर्स लेटर, काफी सालों के बाद, व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, जब मैं जेमिनी स्टूडियो के बाहर था, आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, मेरे पास टाइम बहुत था पर पैसा नहीं था। एनीथिंग एट द रिड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन, कोई भी ऐसी चीज जो कम कीमत पर मिलती थी मेरा ध्यान आकर्षित करती थी। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड, तो फुटपाथ पर, जमीन पर ही, सड़क पर ही, रोड पर ही, मद्रास माउंट रोड पर, पोस्ट ऑफिस के सामने ही, देयर वॉज अ पाइल, वहां पर एक ढेर लगा हुआ था, और ब्रांड न्यू बुक्स, नई किताबों का, और 50 पैसा ईच, जहां पर एक किताब की कीमत थी 50 पैसा। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, वास्तविकता में वह वही कॉपीज थी उस सेम बुक की। एन एलिगेंट पेपर बैक, एक शानदार जिलयुक्त, मतलब जिसकी जिल्द लगी हुई हो, अच्छा कवर हो जिसका, अमेरिकन ओरिजिन की थी, स्पेशली लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन, वो एक स्पेशल कम कीमत वाला विद्यार्थियों के लिए निकाला गया एडिशन था। इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, और इसका संबंध था 50वीं जो एनिवर्सरी थी रशियन रेवोल्यूशन की, रशियन क्रांति की। आई पेड 50 पैसा एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक, मैंने 50 पैसे दिए और उस किताब की कॉपी ले ली। द गॉड दैट फेल्ड, हे भगवान वह पूरी तरीके से असफल रही। 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स in 6 separate essays describe their journey into communism and their
डिसइल्यूजन रिटर्न। तो 6 बहुत ही प्रसिद्ध महान जो विद्वान हुए हैं उन्होंने 6 अलग अलग ऐसे लिखे थे, निबंध लिखे थे, जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी बताई थी, अपनी यात्रा बताई थी कि कैसे वे कम्युनिज्म में, साम्यवाद में गए और कैसे वहां से निराश होकर के लौट आए। एंड्रे गाइट, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कैल्स्टर, लुइस फिशर, स्टीफन स्पेंडर। सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रेमेंडियस सिग्निफिकेंस। अचानक से वो किताब मुझे शानदार, लाजवाब, जबरदस्त महत्व की लगने लगी जैसे ही मैंने स्टीफन स्पेंडर का नाम पढ़ा। स्टीफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज। अरे स्टीफन स्पेंडर ये तो वही है जो कि जेमिनी स्टूडियो आया था विजिट करने के लिए। इन अ मोमेंट, एक क्षण में, आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिमाग का कोई अंधेरा कोना जग उठा, रोशनी हो गई। बाय अ हेजी इल्यूमिनेशन, जहां पर बहुत ही धुंधला सा, अस्पष्ट सा प्रकाश दिखाई दे रहा था। द रिएक्शन ऑफ स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। तो जो रिएक्शन था, यानी कि जो विजिट की थी स्टीफन स्पेंडर ने जेमिनी स्टूडियो में, अब वो कोई रहस्य नहीं रहा था, मिस्ट्री नहीं रही थी। वो यहीं पर आसपास ये किताबें बेचना चाहते थे, उनकी किताब लोग पढ़ें, उसके लिए वो उन्हें जाने, इसलिए वो यहां पर आए थे। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज में नॉट हैव मच टू डू विद स्टीफन स्पेंडर्स पोएट्री। जेमिनी स्टूडियो का मच टू डू का मतलब होता है ज्यादा लेना देना नहीं था स्पेंडर की पोएट्री से, बट नॉट विथ हिज गॉड दैट फील्ड। लेकिन उस भगवान के साथ था जो कि असफल हो गया था। ठीक है गाइस, तो ये हमारा है पोएट एंड पैनकेक्स। पोएट एंड पैनकेक्स को पढ़ने का सबसे शानदार लाजवाब तरीका है हर स्टोरी को सेपरेटली पढ़िए। आप सारी स्टोरियों को एक साथ पढ़ेंगे, सारी स्टोरीज को एक साथ पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे और आपको लगेगा यार चैप्टर पढ़ लिया, समझ में कुछ नहीं आया। चैप्टर तो पढ़ लिया लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। इसलिए आपको इसको अलग अलग भाग में देखना चाहिए। सबसे पहले अशोकामित्रन को देखिए, फिर सुबु को देखिए। सुबु को देखने के बाद में सुबु का पूरा कैरेक्टर देखिए, उसके सारे कार्य देखिए। फिर एडवोकेट को देखिए। एडवोकेट को देखने के बाद में जो MRA आर्मी आई थी उनको देखिए। उनको देखने के बाद में कम्युनिज्म को समझिए। कम्युनिज्म को समझने के बाद पोएट्स के लिए सबसे फेवरेट प्लेस कौन सा था, क्यों था, क्या कारण थे, उसको देखिए। इस तरीके से अगर आप भाग में पढ़ेंगे, एक एक भाग में अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की मिलेगी। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर सभी ने अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून। बाय।